कि मैंने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक रिवीजन सीरीज़ शुरू की है, जिसका दूसरा वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। एंड उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको पूरे जो हाफ ईयरली के जो 3 वीडियो मैंने डिसाइड किए हैं, जिसमें एक आपके सामने पेश कर चुका हूं, दूसरा ये भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और एक वीडियो और आएगा। तो इस तरीके से आप 3 वीडियो में पूरे हाफ ईयरली साइंस का सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। तो आप होप कि आप इसको जो है थोड़ा सा टाइम देंगे और इसके बाद से आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं। 1, 2, 3 चैप्टर आपको पहले वीडियो में मिल गया होगा। दूसरे वीडियो में चैप्टर 4 मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। चैप्टर 4 के जो मेन पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर 4 है हीट जो है, हीट क्या होता है। तो हीट जो है, जैसे आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो कोल्ड या हॉट फील होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक में हीट ज़्यादा, एक में हीट कम है। तो क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू डिटेक्ट द थिंग्स वेदर इट इज हॉट और कोल्ड। यानी क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू डिटेक्ट वेदर ए थिंग या एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हॉट और कोल्ड को पता लगाने वाले फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम हीट कहते हैं, ठीक है। और हीट को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, तो हीट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, तो ये हॉटनेस, ये मतलब इट इज ए डिग्री टू मेजर द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस जो है मेजर किया जाता है, तो उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब थर्मामीटर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक थर्मामीटर ऐसे होते हैं जो हम अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बुखार होता है तो घर में या डॉक्टर क्या करते हैं, माउथ के अंदर एक टेम्परेचर जो है थर्मामीटर इंसर्ट करके और फिर वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। यानी उनको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी ये थर्मामीटर दैट मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी क्लिनिकल थर्मामीटर क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेजर करता है। क्या करता है ये, इट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। क्लिनिकल थर्मामीटर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब होता है और इसके एक एंड पर एक बल्ब होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर मरकरी यानी पारा भरा होता है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर बढ़ने पर ये एक लेवल इंक्रीज होता है, तो इससे हम पता करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, ठीक है। और इसको डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि मरकरी इज यूज्ड इन द थर्मामीटर। दूसरी चीज़, इट इज मेजर्ड ऑन स्केल एंड दैट स्केल इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज ये जो चीज़ है, रेंज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ देख सकते हो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। और बॉडी टेम्परेचर यहाँ जो दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37.3 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस आप याद रख सकते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट थर्मामीटर है, अगला जो थर्मामीटर है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। दिस थर्मामीटर इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए मिल्क है, कोई लिक्विड है, तो उनके जो टेम्परेचर, कोई सॉलिड ही है जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं, तो
इसके लिए जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो क्या होता है, इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए माइनस साइन यहाँ पे है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल में आपने क्या पढ़ा था, 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्मामीटर के बारे में कुछ जानकारी रही। और इसके साथ जो है नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखते हैं कि आप हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। तो हाउ इट इज ट्रांसफ़र, तो देयर आर 3 मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। पहला मेथड क्या है, कंडक्शन। ये यूजुअली सॉलिड में क्या होता है, पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप लोहे की एक रॉड है, उसका एक सिरा आप गर्म करना शुरू कीजिए, थोड़े देर बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। यानी जहां आप गर्म कर रहे हैं वहां से हीट कंडक्ट होकर दूसरे सिरा तक पहुंच गया। तो सॉलिड में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, उस मेथड को हम कंडक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जहां पर आप हीट कर रहे हैं वो मालिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने नियर बाई मालिक्यूल को दे देते हैं, फिर वो अपने नियर बाई मालिक्यूल को दे देगा। इस तरीके से उस इंड तक पहुंच जाता है हीट जिसको हम गर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें कंडक्शन में याद रखिएगा कि मालिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, दे ट्रांसफर देयर हीट टू देयर नाइबर मालिक्यूल। इसके बाद से ये सॉलिड में होता है, आपको बताया ही। उसके बाद दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यूजुअली लिक्विड में होता है और इसमें मालिक्यूल्स, देखिए कंडक्शन में जो मालिक्यूल हैं वो जगह नहीं छोड़ते, वैसे भी सॉलिड के मालिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं, सो दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस। लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में कन्वेक्शन मेथड में क्या है, अगर आप पानी गर्म करते वक्त ध्यान से देखें तो बॉटम पे पानी के बुलबुले उठते हैं और फिर ऊपर की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वाटर मालिक्यूल, जो लिक्विड मालिक्यूल्स होते हैं, दे गेट हीट एंड लीव देयर स्पेस। तो उन स्पेस पर फिर जो कोल्ड जो लिक्विड होते हैं उनके मालिक्यूल आ जाते हैं, देन दे गेट हीट। तो इसमें क्या होता है कि मालिक्यूल्स जो होते हैं, कन्वेक्शन में क्या होता है कि मालिक्यूल्स गेट देयर हीट एंड लीव देयर प्लेस एंड दूसरे मालिक्यूल उनके जगह पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हायर रीजन ऑफ टेम्परेचर से लिक्विड जो मालिक्यूल्स होते हैं हीट लेके लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में कॉमन होता है, यहाँ पर जो है छुप गया है थोड़ा, क्या होगा, लिक्विड और गैस में कॉमन होगा। इसके अलावा तीसरा मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन मेथड, ये इसमें जो सन से जो हीट आती है, तो सन से जो हीट हम लोगों तक आती है वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि फर्स्ट 2 मीडियम, कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हॉट है वो, जैसे मान लीजिए लोहा गर्म है, चाहे आप लोहा गर्म कर दें तो आप थोड़े दूर खड़े हो जाइए तो आपको गर्म लगेगा। तो एनी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट देयर लाइट थ्रू रेडिएशन, मतलब ट्रांसमिट देयर या ट्रांसफर देयर हीट बाय रेडिएशन। अब इसके बाद सी ब्रिज, समुद्री, अपने सोशल में भी ये पढ़ा होगा जो है ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, देखिए सी ब्रिज हो या लैंड ब्रिज हो, इसका कारण जो होता है अनइवन हीटिंग होता है। दो अलग अलग रीजन अलग अलग अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिसीव करेंगे, यानी अनइक्वल हीटिंग होगी, अनइवन हीटिंग होगी। तो हॉट एयर जो है, जो हॉट एयर है ऊपर की तरफ उठेगी। एक सिंपल प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ, जब हॉट एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो वहाँ एक पर्टिकुलर लो एयर प्रेशर रीजन डेवलप होगा। तो उस तरफ जो हाई प्रेशर रीजन है उस तरफ से एयर लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से जो ब्लो ऑफ एयर है वो होता है, हवा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो अब अगर सी ब्रिज में क्या होगा कि सी ब्रिज में जो कूल एयर होती है ओशन से, सी की तरफ से लैंड की तरफ आती है, फ्रॉम सी साइड
when the air come from sea to land, then it is called sea breeze. और लैंड ब्रिज में क्या होगा? व्हेन द एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, देन इट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. अब यहाँ पर ये सी ब्रिज कब होगा, लैंड ब्रिज कब होगा, इसके बारे में आपको यहाँ बता दें कि कोस्टल एरियाज में, जैसे तमिलनाडु, केरला, जो समुद्र के किनारे होते हैं, कोस्टल एरियाज में जो लैंड होते हैं गेट्स हीटेड फास्टर, जल्दी जो है वो गर्म होते हैं. एंड देन वाटर, मतलब जो लैंड्स होते हैं दे हीटेड फास्टर देन द वाटर. तो जो लैंड जब हीट होगी, एयर जब हीट होगी, लैंड्स के ऊपर जो एयर जब हीट होगी तो इट विल मूव अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव होगी. तो ओशन के अंदर से जो कोल्डर एयर्स होती है दे मूव टुवर्ड द लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज. ठीक है. इसी तरह से जो है लैंड ब्रिज में अगर देखा जाए तो क्या होगा, इन नाइट, एट नाइट में क्या होगा, जो सी वाटर होगा कूल डाउन मोर स्लोली, यानी टेम्परेचर सी के तरफ ज़्यादा होगा, लैंड्स की तरफ कम होगा. तो अब सी की तरफ से जो हॉट एयर है ऊपर की तरफ उठेंगी, तो लैंड्स की तरफ से जो एयर होंगी वो सी की तरफ मूव करेंगी. तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज. ठीक है. अब एक बात कुछ और है, मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल हीट को कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. तो इस बेस पर यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. कंडक्टर क्या होते हैं कि दोज मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. जैसे आप एक बात देखिए, अगर लोहे की छड़ को आप गर्म कर रहे हैं तो आपका हाथ थोड़ी देर बाद लोहे की छड़ जो है गर्म हो जाएगी और आप उसको हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे. लेकिन अगर लकड़ी अगर पकड़ रही है तो लकड़ी जलती रहेगी, आप हाथ में पकड़ रही है, आपको गर्मी नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि जो लोहे की राड है उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और लकड़ी में, वुड में लकड़ी का हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. ठीक है. तो जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं. तो कंडक्टर यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि दोज मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर. जैसे जितने मेटल्स हैं, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, ये जो है कंडक्टर होते हैं. अच्छा, आपने देखा होगा कि जो चाय बनाने वाली केतली होती है तो उसका जो हैंडल होता है ना, वो लकड़ी का बना होता है या ऊपर से किसी थर्मोस्टेटिक मॉलिक्यूल का कंपाउंड का कवरिंग लगा होता है. तो आप उसको पकड़े रहिए तो आपको हीट नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है. ठीक है ना. ओके. इसके बाद से इंसुलेटर के बाद से नेक्स्ट है आपका कंडक्टर के बाद इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है? दोज मटेरियल विच डू नॉट. ठीक है. कंडक्टर इसमें क्या है, कंडक्टर यहाँ पर मटेरियल अलाउ हीट, यहाँ पर डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, तो इसको हम इंसुलेटर कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें होती हैं. बेकेलाइट वगैरह भी इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया कि टी पार्ट का जो हैंडल होता है, चाहे जो लोहे की तवा होती है जिसके रोटी बनाई जाती है उसका जो हैंडल होता है वो इंसुलेटर का बना होता है. ठीक है. इसका कारण यह है कि इंसुलेटर डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग जो पूछे जाते हैं एग्जाम में. जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जो लाइट कलर्ड, गर्मी के दिनों में लाइट कलर्ड क्लोथ क्यों पहने जाते हैं? तो इसका मेन रीज़न यहाँ पर ये है. देखिए कि ये लाइन आप याद रखिएगा कि लाइट कलर्ड क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड वी फील मोर कंफर्टेबल. जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से हमको ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है. इसलिए गर्मी के दिनों में लाइट कलर्ड क्लोथ, कॉटन क्लोथ जो है वो पहने जाते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब इसके बाद से जो है नेक्स्ट है विंटर में क्या होता है कि डार्क कलर्ड क्लोथ, जो डार्क कलर क्लोथ होते हैं वो क्यों पहने जाते हैं? जाड़ों में आप देखिए तो सब लोग रंगीन रंगीन कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि डार्क कलर क्लोथ एब्जॉर्ब मोर हीट, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं और इस वजह से हमको हीट महसूस होता है. इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो वुलन क्लोथ है, वुलन क्लोथ जाड़े में पहने जाते हैं. तो यहाँ पर देखो रीजनिंग अलग है. वुलन क्लोथ जाड़े में क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वुलन जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं.
पुअर कंडक्टर होते हैं, तो हमारी बॉडी से जो हीट होगा वो बाहर नहीं जाएगी, हमको गर्मी हमारी बॉडी की मेंटेन रहेगी, ठीक है, तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4th चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 5th चैप्टर। 5th चैप्टर क्या है? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं? अब देखिए मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आप खाना खाइए खट्टा लगेगा, दही खाइए, विनेगर खाइए, आपको खट्टा लगेगा। ये खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। यानी एसिड क्या होते हैं? सम सब्सटेंसेस आर सावर इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल। तो इन केमिकल को हम एसिड्स कहते हैं। अब एसिड्स जो है जैसे लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये कॉमन एसिड्स हैं, ठीक है। अब बेस क्या होते हैं? अच्छा, जिनके अंदर ये एसिड प्रेजेंट होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। उसके बाद बेसिस क्या होते हैं कि सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट। आप देखिए नहाते वक्त कभी सोप आपके मुंह में चला जाए ना तो अजीब सा एक कड़वाहट होती है, तो वो क्यों होती है? उसका कारण होता है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, और बेस का टेस्ट क्या होता है? बीटर होता है और सोपी होता है। टच जो है वो स्मूथ, साबुन देखते हैं चिकना होता है। तो अगर कोई जो बेस होते हैं वो बीटर टेस्ट होता है और उनका टच जो है सोपी होगा, ठीक है। वो भी कुछ तो बेस जो है, बेस की क्या खास बात है कि ये जिस सब्सटेंस में मौजूद होगा वो बेसिक कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए इंडिकेटर। अब कोई मटेरियल एसिड है या बेस है, इसको बताने वाले केमिकल सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेट मतलब क्या होता है? संकेत करना, सूचना देना, बता देना। तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जो बताते हैं कि मटेरियल एसिड है या बेस है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो यहाँ पर ये ग्रुपिंग की गई। नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है? लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक और चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, ये नेचुरल है। कौन कौन? लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। आर्टिफिशियल के अंदर इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आप आर्टिफिशियल में मेथिल ऑरेन, फेनोप्थेलिन, फिनॉल रेड, इस सब के नाम आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिटमस के बारे में। लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लिटमस कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेन से, जो ब्रायोफाइटा का मेंबर है। और इसमें एक नेचुरल डाई होता है जो पर्पल कलर का होता है, और ये इसकी खास बात पर्पल कलर का होता है। इसमें खास बात क्या होता है कि लिटमस जो है ये पेपर के रूप में भी बनाया जा सकता है और सॉल्यूशन के रूप में, लेकिन कलरिंग जो कलर चेंज होगा वो सेम होगा। जो एसिड होगा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये याद रखिएगा। एसिड रेड, एसिड क्या करेगा? रेड कलर देगा। और बेस क्या करेगा? बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद से जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा वो कोई चेंज कलर नहीं होगा, ठीक है। जो लिटमस का कलर होगा वही रह जाएगा। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। यानी कोई कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं ना तो वो एसिड होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट जो है जब एसिड और बेस को एक साथ मिला दीजिए तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होता है। वो ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ना बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो उस एसिड और बेस को मिलाने से जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस is called neutralization reaction, and in this reaction salt and water ये form, और कभी हीट भी जो है कभी कभी रिलीज होता है। जैसे यहाँ पर एक शॉर्ट में हमने दिखाने की कोशिश की है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर एंड हीट। तो ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसी को एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। मान लो एसिड के रूप में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो साल्ट जो बना वो NaCl बना और ये वाटर बना। तो ये रिएक्शन जो है क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रिएक्शन होते हैं। तो कभी कभी
क्या होता है कि स्टमक के अंदर हैवी एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, तो हम लोग को अनईजी फील होने लगता है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे तब? ऐसी स्थिति में अगर हम बेस ले लें तो क्या होगा, जो बॉडी के अंदर जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि हम बेस कौन सा लें, तो माइल्ड बेस लें जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या क्या होते हैं, जैसे माइल्ड बेस में इनडाइजेशन में हेल्प करने वाले जो माइल्ड बेस होते हैं उनको हम एंटासिड बोलते हैं। और एंटासिड जैसे हम इसकी जो एसिडिटी ऑफ स्टमक को रिमूव करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन होता है जो एक बेस होता है। इसके अलावा हम बेकिंग सोडा का जो है, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसको भी हम लोग एक गिलास के अंदर घोल के ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिटी को रिमूव करते हैं, यानी वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं और रिजल्टेंट हमको रिलीफ मिलती है। एंटबाइट, कभी कभी देखा आपने वेस्प होते हैं ना, ततैया बरैया, तो उनके काटने से बहुत दर्द होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो वेस्प होते हैं, चाहे रेड एंट होती हैं, जब ये काटती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंट्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है फार्मिक एसिड। और इसी फार्मिक एसिड के वजह से हमारी जहाँ वो काटती हैं वहाँ जलन होता है, दर्द होता है। तो इस फार्मिक एसिड को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो है दर्द कम हो जाएगा। तो फार्मिक एसिड जहाँ पर ये ततैया बरैया काटती हैं वहाँ पर बेस अगर रगड़ दिया जाए, मल दिया जाए, वहाँ पर लगा दिया जाए तो फार्मिक एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फार्मिक एसिड, द इफेक्ट ऑफ एसिड में बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग विथ मॉइस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट या कैलामिन सॉल्यूशन, ये ठीक है, या माइल्ड बेस, ठीक है ना, यूज करें तो क्या होगा, एंटबाइट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फार्मर्स भी यूज करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। अब देखिए, सॉइल के लिए मैंने एग्रीकल्चर के लिए न्यूट्रल सॉइल सबसे बेहतर होता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो भी खेती अच्छी नहीं होगी, अगर सॉइल बेस है तो भी एग्रीकल्चर के लिए इट विल बी नॉट गुड। तो क्या करेंगे, अगर एसिडिक सॉइल है तो ये आपको याद रखना है कि एसिडिक सॉइल को हम न्यूट्रलाइज कैसे करें। तो एसिडिक सॉइल कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग, एसिडिक है, बाय एडिंग लाइम। अगर हम मिला दें तो क्या होगा, वो एसिड को क्या कर न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर मान लीजिए कि बेस है, बेसिक अगर सॉइल है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, जिप्सम, क्योंकि जिप्सम एसिड देता है। तो याद रखिएगा, बेसिक सॉइल में हम जिप्सम मिलाते हैं, एसिडिक सॉइल में हम लाइम मिलाते हैं। ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट, बहुत सारे फैक्ट्री वेस्ट निकलते हैं जो एसिडिक या हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक होते हैं, तो उनको सुटेबल बेस या एसिड से ट्रीट करके वाटर के अंदर हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए एसिडिक सॉइल वाटर के अंदर जाएगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगा। इसी तरह बेसिक वाटर भी जो है रिवर्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो ये रहा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज दो तरह के होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ, अगर पेपर को आपने जला दिया तो राख बन गई। अब राख को पेपर नहीं बना सकते हो, ये केमिकल चेंज है। पेपर को आप जैसे कोई आइस है, आइस को आपने मेल्ट कर दिया, वाटर हो गया, फिर उसको आप फ्रीजर में रख दीजिए, वो आइस बन जाएगा। तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चेंज हो गया, ठीक है ना, इसलिए इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो पहले हम फिजिकल चेंज लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये फिजिकल चेंज में, अगर इसमें चेंज आ रहा है तो ये फिजिकल चेंज होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कैसे हम जानेंगे कि फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, तो ये याद रखिए, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। और दूसरा, द चेंज इज रिवर्सिबल, यानी मे बी रिवर्टेड, इसको ओरिजिनल स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल देखे जाए यहाँ पर, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एंड स्टीम को फिर वाटर में बदल देना हो, या फॉर्मेशन ऑफ ट्राई फ्रॉम क्ले,
वेटिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ा भीग गया फिर सुखा दीजिए, फिर भिगो दीजिए, फिर सुखा दीजिए, तो फिजिकल चेंज है, कपड़े पर तो कोई असर नहीं आएगा। केमिकल चेंज क्या होता है? अब इसको हम फिजिकल चेंज के साथ ही अगर देखें, समझें, जैसे फिजिकल चेंज में क्या है, सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर इनकी हम प्रॉपर्टी देखें तो इसमें नो न्यू है, तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अब यहाँ पर चेंज रिवर्सिबल है, यहाँ इरिवर्सिबल होगा, यानी रिवर्टेबल नहीं होगा। तो केमिकल ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब इसकी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए एक बार और, क्या है, वन आर मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी मेन चीज़ क्या है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। इस तरह के चेंज में हम जो प्रोडक्ट है उसको फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, डाइजेशन ऑफ फूड है, कुकिंग ऑफ फूड है, ये सब केमिकल चेंज के एग्जांपल है। अब केमिकल रिएक्शन, देखिए जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उस केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल चेंज को लीड करता है। केमिकल चेंज क्यों होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो केमिकल चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो फिर से देखिए, ए रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब एग्जाम्पल इसका क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल बस शो किए हैं, इनको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, हो रहा है कि हुआ है कि नहीं? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर हम गेस कर सकते हैं। जैसे एनर्जी या तो हीट के रूप में एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, आइदर हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है? साउंड में भी प्रोड्यूस, समटाइम्स साउंड में भी प्रोड्यूस। लेकिन देखिए फिजिकल चेंज में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, बट जैसे मान लीजिए कि आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें हिसिंग साउंड या कुछ पॉप साउंड, इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कलर में भी चेंज, कलर भी चेंज हो जाता है। स्टेट में भी चेंज, स्टेट चेंज हुआ, गैस इवाल्व होगी, स्टेट या स्मेल में भी चेंज, ठीक है। तो ये सब चेंज है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। इसके अलावा जो है आप अगर देखें अब कुछ केमिकल रिएक्शन के डिटेल यहाँ पे हैं, मैं डिटेल को लिखा नहीं हूँ लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देखिए ये मैग्नीशियम है, एक रिबन होता है, और जब इसको हम बर्न करेंगे तो बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस बनता है। देखिए ये भी न्यू है, ये भी, दोनों मिले तो एक न्यू सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब वाइट पाउडर होता है, जब आप जलाएंगे तो वाइट पाउडर मिलेगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और इट लीड्स द केमिकल चेंज। अब फिर जो है अगर इसी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये एक बेस है, यानी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करें तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू होना ये शो कर रहा है कि ये बेस है। तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में ये 2 जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। फार्मूला कोई जरूरी नहीं है कि याद रखें, आप स्टेटमेंट के रूप में याद करिए वर्ड जो है, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है या चेंज, केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, भी एक न्यू सब्सटेंस है। तो ये केमिकल चेंज है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आप देखोगे आयरन नेल्स को एयर और वाटर में एक्सपोज कर दिया जाए तो उनके ऊपर एक फ्लेकी लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर की फ्लेकी लेयर बन जाती है, और वो लेयर रिमूव भी हो जाता है, रिमूवेबल होता है। इस वजह से आयरन का लॉस होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकली क्या होता है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनते हैं। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट कहलाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये रस्टिंग प्रोसेस है। और आयरन आर्टिकल्स के अंदर रस्टिंग बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा लॉस होता है पूरे इंडिया एंड वर्ल्ड में। तो इसको कैसे रोका जाए, क्या रोका नहीं जा सकता है? रोका जा सकता है। रोकने के यहाँ पर कुछ उपाय आप यहाँ याद कर सकते हैं। अगर आर्टिकल के ऊपर कोई भी आयरन आर्टिकल है, उसके ऊपर अगर हम ऐसे लेयर डिपॉजिट कर दें जो वाटर या ऑक्सीजन के साथ आयरन के रिएक्शन को रोक दे, प्रिवेंट कर देती है। प्रिवेंटिव मेजर है। क्या है प्रिवेंटिव मेजर? कोटिंग ऑफ पेंट और ग्रीस और ऑयल। ये करेंगे क्या? पेंट, ग्रीस, ऑयल या एंटी रस्ट सॉल्यूशन ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन या वाटर का आयरन के साथ कांटेक्ट को रोक देते हैं। जब कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जरूर याद रखिएगा। इस मेथड में क्या किया जाता है कि आयरन आर्टिकल के ऊपर आयरन से लेस रिएक्टिव मेटल की एक लेयर कोट की जाती है, उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। तो वो कम एक्टिव मेटल क्या होगा? ए लेयर ऑफ क्रोमियम या जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद एलवाइम। अगर ठीक है, आयरन को अगर एलवाई में बदल दिया जाए तो भी रस्टिंग कम हो जाती है। देखिए आयरन आर्टिकल में रस्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसी आयरन को जब हम स्टील में बदल देते हैं, स्टील आप जानते हैं घरों में बहुत सारे बर्तन आपके यूज होते हैं, तो स्टील में रस्टिंग नहीं होती है। तो ये भी एक प्रोसेस है एलवाइंग। आप एलवाई में कन्वर्ट कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि रस्टिंग नहीं होगी। अब जैसे स्टील, अब ये दिमाग में हो सकता है कि स्टील में क्या क्या होता है। तो स्टील एक्चुअली स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन, निकिल, कार्बन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये आपका रहा जो है। अब इसके कुछ और पॉइंट है। रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन ने, तो आप देखिए कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है और कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन नेल डाल देते हैं तो कलर ग्रीन हो जाता है। क्यों होता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट में जब आयरन नेल डालते हैं तो आयरन नेल इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। अब चूंकि कॉपर सल्फेट यहाँ पर उसका ब्लू कलर देता है कॉपर सल्फेट, अब यहाँ कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, अब आ गया आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट का जो कलर होगा वो अपीयर होगा, तो आयरन सल्फेट गिव्स ग्रीन कलर। तो इसीलिए जो ब्लू कलर है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन विद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन अगर देखा जाए तो रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद विनेगर, विनेगर यानी एसिटिक एसिड। विनेगर का केमिकल नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। तो बेकिंग सोडा का देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है कि बेकिंग सोडा विथ विनेगर, विनेगर जब बेकिंग सोडा का रिएक्शन विनेगर के साथ होता है तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ विनेगर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। सॉरी यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब अगले स्टेप में कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो इट कैन बी कंफर्म बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट उस लाइम वाटर को मिल्की बना देगा और मिल्की जैसे ही टर्न हो तो आप समझिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ने किया है। तो अगर कोई गैस मिल्की टर्न कर रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर नहीं टर्न कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4th, 5th एंड 6th चैप्टर, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनको कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।